नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में यानी कि लाख टके की बात में आपका स्वागत है, जिसमें कौन कौन सी खबरें होंगी। सबसे पहले आपको बता दें, जेल से आजम खान ने क्या संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरा है, जिस पर खूब सियासत भी हो रही है। सवाल है कि अब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या करेंगे। और इसके बाद बात होगी बीजेपी संगठन में हो रही सर्जरी की, यानी संगठन में कुछ शर्तें जरूरी हैं। 4 पैमानों पर खरे उतरने वाले नेताओं को ही जिम्मेदारी मिलेगी। क्या है वो पैमाने, आगे विस्तार से बात होगी। वहीं साथ ही आपको बताएंगे इस बुलेटिन में यूपी में इंडिया गठबंधन में मुद्दों को हाईजैक करने की होड़ मची है, जिसमें समाजवादी पार्टी पीछे नजर आ रही है और कांग्रेस आगे है। साथ ही मायावती का एसपी और कांग्रेस पर चट्टे बट्टे के आरोप वाली बात भी होगी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। 2027 को लेकर सबके अपने अपने प्लान तैयार हो चुके हैं, जिसके लिए शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। जेल में बंद एसपी नेता आजम खान ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का आरोप लगाया। रामपुर के एसपी जिलाध्यक्ष अजय सागर के लेटर पैड पर आजम खान ने एक चिट्ठी लिखी। वो संदेश बाहर आया, जिसमें आजम खान ने रामपुर की बर्बादी का मुद्दा उठाया और समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। आजम की चिट्ठी के अखिलेश के लिए क्या मायने हैं, उसे भी समझते हैं। ये वो चिट्ठी की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यही वो चिट्ठी है जो आजम खान ने जेल से, सीतापुर जेल में रहते हुए समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए जारी किया है। आजम की चिट्ठी ने अखिलेश के होश उड़ा दिए हैं। अखिलेश के लिए उसके मायने क्या है वो समझ लेते हैं। दरअसल संभल हिंसा का मुद्दा अखिलेश ने मजबूती से उठाया। संसद में एसपी नेताओं ने संभल पर हंगामा भी किया, लेकिन रामपुर में आजम पर कार्रवाई का मुद्दा सदन में उतनी मजबूती से नहीं उठाया गया। आजम खान के लिए कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। संसद से सड़क तक कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। जेल में आजम से मिलने एसपी के गिने चुने नेता ही पहुंचे, और वो भी बहुत कम। और यही वजह कि आजम का दर्द निकला है। उन्होंने कहा कि रामपुर का जिक्र अगर इतनी मुस्तैदी से किया गया होता, इतनी अहमियत दी गई होती रामपुर को, तो आज संभल में जो हो रहा है वो नहीं होता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अब उन्होंने सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की खामोशी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सीतापुर की जेल में बंद सपा नेता का चिट्ठी के जरिए संदेश आया है। आजम खान ने अपने संदेश में लिखा है कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों को हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करें। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्ल खुशी करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं। बेसहारा, अलग अलग और अकेला खाक और खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना, केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों और दिखावे के हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद और नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता। आजम खान के इस लेटर से अब एसपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी एसपी पर तंज कसा और कहा कि आजम खान एसपी के नेता हैं। एसपी को रामपुर का मुद्दा संसद में उठाना चाहिए। आजम खान की लड़ाई में उनके साथ हूँ। पहले समाजवादी पार्टी मुद्दे को सदन में तो उठाए। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि अखिलेश यादव सभी मसले उठाते हैं। रामपुर का मुद्दा उठाया जाता है। आजम खान के खिलाफ जो भी उत्पीड़न की कार्रवाई कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ हुई है, उसको लेकर अगर सपा मुद्दा उठाती है तो आप भी उस लड़ाई में साथ देंगे? निश्चित रूप से हम साथ देंगे। आजम साहब कहेंगे तो हम वैसे भी लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी वैसे सभी मामलों को लेकर के जो जरूरी है जनहित के उस पर करते हैं, और यकीनन हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कोई हम वो कर रहे हों कि एक ये जरूरी है, जहाँ भी अगर किस प्रकार का कोई मामला आता है
तो सभी के लिए मैं और हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी हम लोग पूरी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। उधर आजम की चिट्ठी पर बीजेपी को मौका मिल गया समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का। बीजेपी का कहना है कि आजम खान चुनाव की वजह से ऐसी बयानबाजी करते हैं। जेल में इंसान को किताब पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए अपने किन कर्मों की वजह से जेल में है, लेकिन ये वहाँ बैठकर भी तोड़ने की बात करते हैं। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि मुलायम सिंह यादव की तरह अखिलेश यादव भी आजम खान को काफी मानते हैं और संसद से सड़क तक हर लड़ाई में उनका साथ देते आए हैं। भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं वो जेल में रह के। इंसान को जेल में जाके तो बुक रखनी चाहिए, अपने कर्म देखनी चाहिए कि मैं सत्ता में रहा था तो मैंने क्या किया, उसमें सुधार लाना चाहिए। इंसान सुधरने की बात करता है, वो जेल में रह के भड़काने की, देश में विभिन्नता डालने की और इस तरह की बात, प्रदेश को खराब करने की बात करते हैं, तो उनकी मानसिकता का परिचय है। ऐसी मानसिकता का जनता बहिष्कार करती है। आप देख रहे हैं 9 सीटों में चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश, 7 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये जनता के बदौलत जीती है। हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लगातार संभल के सम्मानित निवासियों के साथ और संभल में माननीय आजम खान के साथ, उनके परिवार के साथ बहुत मजबूती के साथ सड़क से लेकर और सदन तक आवाज उठाया। इंडी गठबंधन के जितने घटक दल हैं उनमें होड़ लगी है मुसलमानों को लुभाने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। तब मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की राजनीति कभी करते ही नहीं है, कहते ही नहीं है। आजम खान भले ही सलाखों के घेर में है, लेकिन अपने इस लेटर से उन्होंने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी घेरे में ले लिया है और उनका ये लेटर एसपी और कांग्रेस दोनों के लिए नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगठन चुनाव से पहले यूपी बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया। संगठन चुनाव को लेकर निर्देश जारी किया गया। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बाहरी लोगों को मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, दागी लोगों को भी संगठन में जगह नहीं मिलेगी। और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पार्टी संगठन चुनाव को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। पार्टी की कोशिश संगठन में भरोसेमंद और पुराने चेहरों को जिम्मेदारी देने पर है। उन नेताओं को जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं देना चाहते जो बाहरी और दागी हैं। बीजेपी का संदेश साफ है कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष में दागी और बाहरी को बागडोर नहीं मिलेगी। बीजेपी संगठन के पुनर्गठन को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और इसको लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने मानक तय कर दिए हैं कि जो मंडल और जिले के जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे वो बाहरी नहीं होंगे, यानी कि जो दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं उनको पार्टी संगठन में नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की साफ रणनीति है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर कार्यकर्ता होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। यूपी बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब क्षेत्रवार बैठकें भी हो रही हैं। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में ये बैठकें हुई हैं। इनमें मंडलों और जिलों की चुनाव प्रक्रिया को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। इसमें संगठन चुनाव की बारीकियां कार्यकर्ताओं को बताई गयी। कहा गया कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए बूथ और मंडल इकाई का मजबूत होना बेहद जरूरी है। अब सवाल है कि अध्यक्ष के लिए किसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसके लिए शर्त यह है कि वो कर्मठ कार्यकर्ता हो, पिछले 2 बार का सक्रिय सदस्य हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई ना हुई हो, पूर्व में जिला और मंडल के पदाधिकारी रहे हों। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर लगभग 2.5 करोड़ साधारण सदस्य बनाए। अगले चरण में हम लोगों ने लगभग 2 लाख से अधिक हमने सक्रिय सदस्यता की है। 1,62,000 स्थानीय समिति हैं। हमारे यहाँ स्थानीय समिति बूथ होता है, तो उन स्थानीय समितियों में हमने अधिकांश स्थानीय समिति के गठन का काम हमारा पूरा हो गया है। प्रदेश में चुनाव अभियान की शुरुआत बूथों के गठन की प्रक्रिया से हुई थी। अब बारी बीजेपी के मंडलों और जिला अध्यक्ष के चुनाव की है। 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष और 30 दिसंबर तक बीजेपी जिला अध्यक्ष के चुनाव होने हैं।
इसको लेकर सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र में चुनावी बैठकें हुई। इन क्षेत्रीय बैठकों में प्रदेश के सह चुनाव अधिकारी, पर्यवेक्षक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला चुनाव अधिकारी, जिला शहर चुनाव अधिकारी, मंडल संगठन और पूर्व सहयोगी शामिल हुए। अब हमें 15 तारीख तक मंडलों के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी है। फिर अगले चरण में हम 15 तारीख से 30 तारीख तक जिला अध्यक्षों के गठन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और संभवतः अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन जैसा पहले कहा गया था 15 जनवरी तक सभी प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव का प्रक्रिया पूरी करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भाजपा संगठन में चुनाव प्रक्रिया कराकर सभी पदों पर बड़े फेरबदल की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत बीजेपी 1,65,000 बूथ अध्यक्षों में से 1 लाख बूथ अध्यक्ष नए चेहरों को बना चुकी है। इसी तरीके से 1,918 मंडलों के मंडल अध्यक्ष पद पर साल 2019 में तैनात रहे मंडल अध्यक्षों को दोबारा मौका नहीं देकर करीब 1500 से ज्यादा नए मंडल अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया और इस बार 98 संगठनात्मक जिलों में से 55 से ज्यादा नए जिला अध्यक्षों को मौका मिल सकता है, जिससे बीजेपी की रणनीति है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और बीजेपी वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को चित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं की और संगठन की एक मजबूत टीम तैयार कर रही है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष समेत तमाम पदों पर नए पदाधिकारियों की तैनाती करने जा रही है और उसमें मंडल अध्यक्ष के नाम 15 दिसंबर तक फाइनल हो जाएंगे और 30 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष तैनात कर दिए जाएंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यूपी में मुद्दों को लपकने की होड़ मची है। ये होड़ मची है इंडिया गठबंधन में, जिसमें समाजवादी पार्टी पीछे नजर आ रही है और कांग्रेस आगे। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 को लेकर ये कांग्रेस की रणनीति है, जिसे वो धरातल पर उतार रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं सियासत में मुद्दा तो मायने रखता ही है, लेकिन इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वो है समय। समय पर सियासी चोट नहीं की तो मुद्दा बेकार हो जाता है और सियासत भी। यूपी में इन दिनों इंडिया गठबंधन के 2 धड़े कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इसी की होड़ लगी है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के 2 बड़े धड़े यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इस बात को लेकर होड़ मची हुई है कि आखिर किस मुद्दे पर कौन आगे बढ़ जाए। बात चाहे संभल हिंसा की हो या फिर किसानों के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से संभल हिंसा के तमाम विक्टिम्स को बुलाकर अपने यहाँ मुलाकात की, दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रुख रहा, उससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से वो मुद्दों को छीनती हुई नजर आ रही है। यूपी में कांग्रेस और एसपी में मुद्दों को हाईजैक करने की होड़ को उदाहरण के तौर पर भी समझिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभल में हुई हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात सोनिया गांधी के आवास पर हुई, जिसमें कांग्रेस की ओर से इंसाफ की बात कही गई। उधर एसपी सांसद की माने तो उनकी संभल हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से पहले ही मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसे जग जाहिर नहीं किया। पूरे प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनके सवालों पर लड़ रही है। चाहे वो CA/NRC का मामला रहा हो, आपने देखा कि प्रियंका गांधी, राहुल जी सब लोग सड़कों पर लड़े। अभी संभल का मसला हुआ, संभल भी हमारे पार्टी के नेता राहुल जी, प्रियंका जी जा रहे थे, उनको पुलिस ने रोक दिया और कल वो पीड़ित परिवार से मिले हैं और उनकी पीड़ा सुने हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सवालों पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती और संजीदगी के साथ लड़ाई लड़ रही है। राहुल और प्रियंका गांधी ने कल जो मृतक हैं उनके परिजनों से मुलाकात की, क्या अखिलेश यादव भी मुलाकात करने जाएंगे? देखिए, परसों पहले वो परिवार के लोग मुझसे मिले थे, परसों शाम में यहाँ मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं अभी उसका कुछ वो नहीं करना चाहता था, उसको लाने नहीं चाहता था मीडिया के सामने, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया था उनका। परसों वो परिवार वाले पहले मेरे पास ही आए थे, क्योंकि मेरे क्षेत्र के भी हैं, और जिस तरह से उनसे मुलाकात की अलग बात है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने तो हमारे पहले ही कहा है उनकी सहायता करने के लिए। जो पीड़ितों से आपने मैं बता देता हूँ, सहायता के लिए पैसे 5-5 लाख रुपए मदद करने भी कहा, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए साथ में भी कहा है, तो इसलिए वो तो मिलेंगे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। तो पीड़ितों के जो परिवार वाले हैं उनकी क्या आपने अखिलेश यादव से बात कराई?
उनसे पीड़ित परिवार की मैंने पूरी मुलाकात, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल और परसों दिल्ली नहीं थे इसलिए मुलाकात नहीं करा पाया था। परसों जो पीड़ित परिवार है वो मुझसे ही मिला था। कल कुछ लोगों ने ले आकर के उनसे ही मिलवाया। खैर कोई बात नहीं। ये तो बात हुई संभल की, लेकिन एसपी नोएडा में किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस से पीछे नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा पहुंचा, जिसमें कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, प्रयागराज से सांसद उज्जवल रमन, बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया मौजूद थे। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जेल में बंद किसानों से मिलना चाहता था, लेकिन ये मुलाकात हो न सकी और डीएम से मुलाकात के बाद उन्हें लौटना पड़ा। अब कांग्रेस के बाद एसपी का डेलीगेशन भी गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर में किसानों से मुलाकात के लिए जाएगा, जिसमें 3 सांसद, 1 विधायक समेत 16 सदस्य शामिल होंगे। इस तरह से हमारे पास सूचना है कि उनको बिल्कुल अलग उसके अंदर डाल दिया, तन्हाई के अंदर डाल दिया है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो हम कोशिश करेंगे उनसे मिल करके और उनको क्या परेशानी हो और उसको जो भी दूर हो सकती है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे दूर हो। प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन है? उज्जवल रमन सिंह जी हमारे प्रयागराज से सांसद हैं, तनुज पुनिया जी हमारे बाराबंकी से सांसद हैं और मैं खुद, हम तीनों लोग आए हैं। अब राहुल जी ने हमें भेजा है। मतलब साफ है, यूपी में मुद्दों को लपकने की होड़ में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से आगे चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 को लेकर ये कांग्रेस की रणनीति है, जिसे वो धरातल पर उतार रही है। ऐसे में सवाल यही, क्या 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर तमाम जगहों पर जो एक बात चल रही है उसमें सच्चाई नजर आ रही है? खास तौर से चर्चा यही है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से मुद्दों को छीनती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और संभल हिंसा पर संसद में हो रहे हंगामे पर बीएसपी सुप्रीमो के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। दरअसल मायावती ने कहा था कि संभल हिंसा की आड़ में खासकर एसपी और कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं और इन्हें बाकी मुद्दों से अब कोई लेना देना नहीं रह गया। ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब जरा समझते हैं कि आखिर मायावती के सियासी बयान के मायने क्या है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के स्क्रिप्ट ने उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल दिया है। जानकार मानते हैं कि दलित वोटों का बड़ा हिस्सा पीडीए के नाम पर दूसरी तरफ स्विंग हो गया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अपनी एक लकीर खींचना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द है, लगातार मायावती पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मायावती आखिर संभल क्यों नहीं जाती है। हर छोटे छोटे मामले पर ट्वीट करने वाली मायावती मुसलमानों के मुद्दों पर इस तरह राजनीति क्यों कर रही हैं? क्या उन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए? देखिए आदरणीय मायावती जी का मैं समझता हूँ उनको पार्टी का डेलीगेशन बनाना चाहिए और मैं समझता हूँ उनको खुद वहां पर जाकर के यथास्थिति से अवगत होना चाहिए। किस तरीके से 5 मुस्लिम भाइयों की वहां पर जान चली गई, पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। लेकिन मायावती जी इस पर भी जो है कह रही हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी वहां पे पीड़ित परिवार के साथ है। दरअसल मायावती ने यह आरोप लगाया था कि उस वक्त ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी ने किया था और अब जब वहां उनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की मुख्य पार्टी चुप है और वो सिर्फ मुस्लिम के वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में एसपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़कर निभाए ताकि शोषण का शिकार हो रहे लोगों को बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश की जो 27 की राजनीति है उसमें भी माइनॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं तब भी माइनॉरिटी आपको जरूरत पड़ती है और अगर आप दलित पॉलिटिक्स करते हैं तब भी माइनॉरिटी के वोटों की जरूरत पड़ती है। तो मायावती एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं कि 2027, चूंकि बाई इलेक्शन में भी उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला और 2024 में भी अच्छा नहीं मिला, 22 में भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, तो मायावती चाहती हैं कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और सपा के अलावा उनकी तरफ भी देखें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इस बात को बखूबी जानती हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं। 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी अपनी सियासी विचारधारा की स्क्रिप्ट को तैयार कर लेना चाहती है।
2024 का लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि दलित वोट भी पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी में खिसकता हुआ नजर आया। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया अब एक नई दशा और दिशा तय करना चाहती हैं, लेकिन कम से कम 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी का न सिर्फ वजूद बचा रहे, बल्कि सियासी तौर से उनको लोग याद भी करें। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर बस्ती पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ कर्मा देवी समूह के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पूर्वांचल अब उजड़ नहीं रहा है, बल्कि शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में विकसित हो रहा है। पिछली सरकारों ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब निजी क्षेत्र में शिक्षा और अस्पताल खुल रहे हैं। यानी जिन बातों से पहले हम भागते थे, हमारी सरकारें भागती थी, परिणाम क्या होता था? सरकार अनिर्णय का शिकार होती थी, हॉस्पिटल नहीं खुलते थे, नर्सिंग कॉलेज नहीं चलते थे, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाते थे, फार्मेसी कॉलेज नहीं बन पाते थे, निजी क्षेत्र में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आज की आवश्यकता के अनुरूप हम मॉडर्न कोर्सेज उसमें संचालित करें। इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो निर्णय 50 वर्ष पहले होना चाहिए था, उसको हमने 50 वर्ष पीछे करके यहां के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया। उनकी प्रतिभा को कुंद करने का तत्कालीन सरकारों ने कार्य किया और यहां को आगे बढ़ने, यहां की समृद्धि में बैरियर बनने का काम किया। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।